नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। सत्ता का महासंग्राम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के पहले चरण के लिए जिन 20 सीटों पर मतदान है, उनमें से अधिकांश नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इनमें भी 10 सीटों पर मतदान का समय दूसरी 10 सीटों पर मतदान के समय से काफी अलग है। इन 20 सीटों की संख्या भले ही कम है, लेकिन यही 20 सीटें छत्तीसगढ़ में सत्ता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। कहते हैं कि जो बस्तर जीत गया वो छत्तीसगढ़ में जीत गया। पिछला चुनाव इसका जीता जागता प्रमाण भी है, जब इस क्षेत्र की 20 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस ने परचम फहराया था। केवल एक सीट राजनांदगांव पर मुख्यमंत्री रमन सिंह जीते थे। अब वापसी का प्रयास कर रही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि 5 साल में बस्तर में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। बस्तर की दुर्दशा की है। यहाँ मनतांत्रण, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हुई है। बस्तर के आदिवासियों के लिए जो योजनाएं भाजपा सरकार में चल रही थी, उन्हें भी बंद कर दिया गया। अब बस्तर की जनता कांग्रेस को चुनाव में जवाब देगी। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि 15 साल तक भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाए रखा। कांग्रेस सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा नीति के तहत वहां शांति की बहाली की, सड़कों का जाल बिछाया, बंद स्कूलों को खोला, आदिवासियों के साधन को अधिक मजबूत किया। सभी सीटों पर कांग्रेस काबिज होगी। तो इस बार 20 सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, आज उसी पर विमर्श करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, रितेश मोहरा जी बीजेपी से और गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी कांग्रेस से, उनकी ओर से जो बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर दौरे पर रहे थे, लगातार दौरे किए गए, कई घोषणाएं की गई, कई वादे किए गए। और अब कल समय होगा इम्तिहान का। जो पहले चरण का जो मतदान है वो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। अंशुल जी, तमाम जो आरोप हैं वो अब भी बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। जो आदिवासियों के लिए योजनाएं बीजेपी ने शुरू की थी, कांग्रेस ने बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि आदिवासी नेता अरविंद नेताम की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपनी पार्टी उतार दी है। जी अमृता जी, आपकी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ जी अमृता जी, जो आपने प्रश्न दोहराया, बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, धर्मांतरण की बात कर रही है, इस प्रकार के शगुफे गढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बीजेपी अब 3 में भी नहीं है और 13 भी नहीं है। कल बहुत बड़ा इम्तिहान का दिन है, जो हमने पिछले 5 वर्षों में काम कर दिखाया है, मेहनत कर दिखाई है, उसका ये समझ लेना चाहिए कि कल हमारी किस्मत ताले में बंद होने वाली है। मैं थोड़े से तर्कात्मक मुद्दों पर आपको आना चाहता हूं कि धमतरी से लेकर सुकमा तक बस्तर चलता है और धमतरी से लेकर सुकमा तक बस्तर में 2000 स्कूल हैं। उन 2000 स्कूलों को बंद करने का काम अगर किसी ने किया था तो बीजेपी ने किया था। ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है और आदिवासी भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। 3500 महिलाओं को बंधक बनाने का काम अगर किसी सरकार ने किया था तो वो बीजेपी ने किया था। ये बीजेपी भी जानती है और साथ ही साथ वो महिलाएं भी जानती हैं जिनका अधिकारों का उन्होंने हनन किया था। चरण पादुका योजना जैसी एक ऐसी योजना लागू करी थी जिस योजना के तहत आदिवासी महिलाओं को नीचा देखना पड़ता था। उन्हें यह बताया जाता था कि आप चरण पादुकाएं खरीदने लायक नहीं है। हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उन आदिवासी महिलाओं को, उन आदिवासी भाइयों को उनके पास पैसा भेजने का काम किया। आज चरण पादुका की आवश्यकता उनको नहीं है, क्योंकि वो खुद सक्षम है चरण पादुका लेने में, और जिन बीजेपी के नेताओं के पास चरण पादुका ना हो उनको देने में, खरीद कर देने में भी सक्षम है। आज बस्तर जो है वो इस रास्ते पर जाते हुए नजर आ रहा है। तो जो लड़ाई बीजेपी हमारे साथ लड़ रही है, धर्मांतरण की बात कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है, खुला चैलेंज दिया है कि एक भी धर्मांतरण की गतिविधि अगर संलिप्त हुआ नजर आता है कोई व्यक्ति, तो आप आइए, हम जांच करने तैयार हैं। इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी है मोहतरमा, एक आदमी नहीं पहुंचता। और तीसरी बात, 15 वर्षों में सबसे ज्यादा मिशनरीज बनवाने का खिताब कौन से नेता को मिला है? थोड़ा बीजेपी के नेता से, प्रवक्ता से पूछ लीजिए। आदरणीय रमन सिंह जी को मिला है। किसने घर वापसी प्रोग्राम चलाई थी? कौन धर्मांतरण करवाया था? जवाब लेंगे। इस वक्त हमारे साथ गंगेश जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गंगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह के समीकरण जो है इस बार आपको बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां कई हैं इस बार कांग्रेस के सामने। क्या लगता है, क्या जो पिछली बार के नतीजे थे वो दोहरा पाएगी इस बार कांग्रेस 2023 में? देखिए, इस बार निश्चित तौर पर वो पिछले साल के नतीजे दोहरा पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। दोनों ही पार्टियों का देखिए घोषणा पत्र आ चुका है। दोनों ही पार्टियां लगातार मेहनत कर रही साल भर से,
और प्रत्याशियों के चयन में भी दोनों ही पार्टियों में की तरफ से बहुत सावधानी से प्रत्याशियों का चयन भी किया गया। इसके अलावा जो खासतौर पर सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट हैं और एक अमरनाथ पार्टी के, इस आप पार्टी भी सक्रिय है और एक छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है, उसकी एक पार्टी है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, वो भी सक्रिय है। तो ये जो 3-4 इसके अलावा वहां पर पहले से सीपीआई की और जीजीपी, ये इनकी पहले से ही कुछ ना कुछ दखल रहा है उनका, मतलब उनके भी अच्छे वोट बैंक रहे हैं, बसपा का वोट बैंक रहा है। इस तरह से अगर देखें तो जो तीसरा फ्रंट है, जो तीसरे मोर्चे में जो पार्टियां छोटी छोटी वोट बैंक को प्रभावित करने पार्टियां हैं, वो निश्चित तौर पर वोट को प्रभावित करेंगे। और अभी स्थिति मतलब ये है कि मुकाबला एकदम कांटे का है और कहना बड़ा कठिन है कि कूट किसके बाद बैठेगा। और पूरी वो प्रदर्शन तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस बार दोहरा पाई, सीटें कम होगी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की परिस्थितियां बस्तर में दिख रही है। चलिए गंगेश जी, रितेश जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। रितेश जी, इस बार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं और भी कई चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, चाहे हमर राज पार्टी की बात की जाए, बीएसपी की बात की जाए, सपा की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की। ऐसे में क्या लगता है, क्या बीजेपी इस बार कोई अपनी जमीन तलाश पाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोंटा विधानसभा की, जहाँ कवासी लखमा जी 5 बार के विधायक है, वहाँ की जनता वो उनसे बहुत ज्यादा रुष्ट है, क्योंकि उनकी जो शब्दों है उनसे कहीं ना कहीं लोगों को छूटता है। दूसरी बात, वहाँ की जो पोरावलम जो योजना है उसको लेकर भी उनसे आक्रोशित थे। उन्होंने विधायक रहते कोई भी काम वहाँ पर नहीं कराया और वहाँ के अधिकतर आदिवासी बाहर में पलायन करते हैं। तो वहाँ के हमारे जो कैंडिडेट पोयम जी, वो निश्चित रूप से वहाँ जीत के आएंगे। और बस्तर के पूरे 12 सीटों की बात करूँ तो इस बार हम वापसी कर रहे हैं। हम 7 सीट हम पहले थे, इस बार हम 8 सीट लेकर के आने की स्थिति में हैं। और बाकी अन्य की स्थिति जो मैं बताया था, राजनांदगांव, खुज्जी और कवर्धा के क्षेत्र की, तो हम बड़ी संख्या में जीत करके आएंगे। तो कांग्रेस जो भ्रम में है कि हमने जो विकास किया है, आदिवासी हित किया है, तो केवल आदिवासियों का अहित जो है कांग्रेस सरकार ने किया है और पलायन हुआ है आदिवासियों का, बलात्कार हुआ है आदिवासी छात्राओं का। और हमने जो प्रयास स्टडी सर्कल जो खड़ा किया था उसको उसने बंद करने का प्रयास किया है और नक्सलवाद बढ़ा है। आपको बता रहा हूँ, धर्मांतरण का विषय पे अंशुल जी बोल रहे थे कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। आपको बता देना है तो नारायणपुर घटना, जहां आदिवासी समाज पूरे गांव के अंदर जो आदिवासी ईसाई बने थे उनका विरोध करते हुए उनको गांव से बाहर किया है और कांग्रेस के लोगों ने उसको संरक्षित करने का काम किया है। तो पूरे बस्तर के अंदर की बात करूं, आज आदिवासी समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस को उन्होंने नकार चुका है। इनके कई नेता जो अनूप नाग जी से लेकर कई लोग जो निर्दलीय चुनाव मैदान में इनका पूरा समीकरण बिगाड़ चुके हैं। और भूपेश बघेल जी की तो आप बात करेंगे तो उनके ऊपर अभी ईडी का जो आया है जिसमें उन्होंने 508 करोड़ रुपए महादेव सट्टाप से लिया है, वो तो उसी में उलझे हुए हैं। उन्हें बयानबाजी करने में उनको चुनाव की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता खाली टीवी में आकर के बयानबाजी करके काफी मुस्कुरा रहे हैं आप, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। और केवल ग्राउंड तभी सरकार बनती है। अगर मेरे से प्रश्न है जी, अगर बीजेपी का प्रवक्ता, कोई भी प्रवक्ता, जिम्मेदार प्रवक्ता इस प्रकार की सोच और नियत और नीति रखता है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता खुद ही टिक मार्क कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा जीत पर आ रहे हैं, जितनी सीटें थी सब पर जीत रहे हैं। धन्यवाद करता हूं आपको। आपने कहा बलात्कार हुआ है, बिल्कुल आदिवासी बच्चियों के साथ बहुत बलात्कार हुआ है। आपको थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय रमन सिंह जी, और वहां पर छात्रावास में उन्हीं के कई सारे गुर्गे जाते थे और बलात्कार करते थे। बलात्कार भी हुआ है महोदय, लेकिन पिछले 5 वर्षों में आप जाकर बताइए एक भी बलात्कार की घटना नहीं आई है। आपने कहा कि आदिवासी भाइयों के साथ बड़ा धर्मांतरण हो रहा है, बहुत ऊपर लेवल पर धर्मांतरण हो रहा है, तो हमने उस बात को सुन लिया। लेकिन मैंने आपसे यह कहा है कि कौन से नेता को इस बात का खिताब जाता है जिसने आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिशनरीज खोली थी? आदिवासी भाई वो जानता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कौन से नेता को, वो कौन सा नेता हुआ करता था जिसको अपने घर वापसी का प्रोग्राम सुरक्षा आज भी एक बड़ा मसला बना हुआ है इस क्षेत्र में, क्योंकि अगर हम देखें पिछला तो 9 महीने में 7 नेताओं की हत्याएं हो चुकी है बीजेपी के। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ अमृता जी, उसी पे ही आ रहा हूँ। अरे प्रवक्ता महोदय, मेरे से प्रश्न है, 1 मिनट। हाँ, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। नक्सल समस्या के बारे में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया, तो आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट यह कहती है, नीति आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि 88% तक की कमी आई है नक्सली हमलों में।
पहले ये हुआ करता था कि अनादि टीवी के जो एंकर हुआ करते थे, जो रिपोर्टर हुआ करते थे, वो जगदलपुर के अंदर तक नहीं जा पाते थे। लेकिन मैं अनादि टीवी को देखता हूं, आज सुदूर अंचल में बैठते हुए वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए अगर सक्षम हुआ है तो वह भूपेश सरकार की देन की वजह से हुआ है। सन 2018 के पहले जब रमन सिंह जी को सरकार प्राप्त हुई थी तो 2 जिलों में मात्र नक्सलवाद था, इन्होंने पूरे संभाग में नक्सलवाद कर दिया था। और आज दिनांक में हम एक जिले में ले आए हैं। वो कहते हैं ना कि दिया जो होता है बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, सिर्फ वही समस्या है। आने वाले वक्त में नक्सलवाद 100% समाप्त हो जाएगा। ये हमारी नक्सल नीति के कारण हुआ है। आप बीजेपी प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, आप धरातलीय मुद्दों पे हमसे प्रश्न करिए, हम बिल्कुल जवाब देने तैयार है। आपने 2000 स्कूलें बंद कर दी, क्यों बंद कर दी? हमने तो आत्मानंद स्कूल वहां पर खोले। आप क्या सोचते थे कि लेकिन अंशुल जी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव के एक दिन पहले भी नक्सली पर्चा फेंक रहे हैं, चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। क्या है सुरक्षा व्यवस्था वहां पर? अमृता जी, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि जब दिया बुझता है तो उसके पहले फड़फड़ाता है। ये उनकी फड़फड़ाहट है। आप देखिए, कल मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, कल दिनांक में एक भी ऐसी कोई नक्सली घटना नहीं होने वाली, क्योंकि वहां पर आदिवासी भाई जो है वह सुदृढ़ हो चुका है। आदिवासी भाई के पास 2 रास्ते हैं, या तो एक बंदूक का रास्ता है और एक आत्मानंद स्कूल का रास्ता है। आदिवासी भाइयों को यह पता है कि मुझे आत्मानंद स्कूल का रास्ता अपनाना है। आदिवासी भाई मेरा ये जानता है कि अगर मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा तो पूरे मेरे देश में नाम रोशन करेगा मेरे। चलिए रितेश जी, भूपेश बघेल साहब तो ये भी कह चुके, आप धर्मांतरण की बात कर रहे थे कि बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं। जी रितेश जी, अनम्यूट कर लीजिए रितेश जी। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सरकार हो, ऐसे हमने कानून लाने का प्रयास किया था कि धर्मांतर मुझसे रुके, और धर्मांतर कहीं नहीं रुका है। लेकिन कांग्रेस सरकार एक कानून का नाम बता दीजिए, जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। एक कानून का नाम पूछिए अमृता जी इनसे। आज दिनांक तक कोई भी कानून नहीं हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे गंगेश द्विवेदी जी, इनसे पूछ लीजिए कि कौन सा कानून रमन सिंह जी लेकर आए थे और उस कानून के तहत कौन सी कार्यवाही होकर आई है, ये इनसे जरा पूछ लीजिए। चलिए रितेश जी, तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, साफ तौर पर अंशुल जी का यही कहना है। क्या सीएम बघेल के पास, क्या आपकी पार्टी की ओर से क्या एक भी शिकायत लेकर गए आप? जितनी भी आरोप आप लगा रहे हैं कि इन शिकायतों को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, क्या आप पहुंचे थे सीएम बघेल के पास या कोई कार्रवाई की अपील की थी? ये पुलिस थाने आप पहुंचे थे आपकी पार्टी की ओर से? ज्ञापन दिया है जी, बिल्कुल। हमने डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर के, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हमने लगातार राज्यपाल के पास, महोदय के पास ज्ञापन सौंपा है। आप जाके पता कर सकते हैं। और हमने कलेक्टर के माध्यम से भूपेश बघेल जी को जिले नाम का ज्ञापन सौंपा है। अरे क्या हो गया बीजेपी के प्रवक्ताओं की हालत? अभी भैया चुनाव पूरा नहीं हुआ है, अभी से ही आप इतने बौखलाने घर के अंदर बैठ के डिबेट कर रहे हैं। उनको भी बाहर निकलेंगे तो समझ में आएगा कि स्थिति परिस्थिति क्या है। मान्यवर में जिस जगह पर बैठा हूँ वो बस्तर का सुदूर अंचल से इतने सुकमा में बैठ के मैं डिबेट कर रहा हूँ भाई साहब। अब वो समय चला गया कि सुकमा को सिर्फ नक्सलीगढ़ के नाम से जाना चाहता था। मैं तो आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप जो कोंटा सीट की बात कर रहे हैं वहां आइए, सुकमा में आप भी बैठकर डिबेट दीजिए, हम भी बैठकर डिबेट देंगे। लेकिन अंशुल जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से तो यही बयान आता रहा है कि एक भी हत्याएं नहीं होंगी अब, और ये बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं, नेता हैं, उन्हीं का हाथ है नक्सलियों के साथ। इस तरह के आरोप भी लगाए गए। ये अंतर स्पष्ट हो जाता है ना कि 15 वर्ष उनका शासनकाल था, हमारा शासनकाल नहीं था। 15 वर्षों में हमने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को खो दिया। सर, मैं तो आपके कार्यकाल का ही जिक्र कर रही हूँ फिलहाल। मैं अपने कार्यकाल की तो बता रहा हूं, और हमारे कार्यकाल को आप उठाकर देख लीजिए तो मैं तो आपके न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं, साथ में कई सारे न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं। आज लोग वहां जाने लगे, नेशनल मीडिया से लेके प्रादेशिक मीडिया तक के लोग वहां पर जाने लगे। पहले वहां पर आदमी जाने से डरता था, भले ही जाने लगे अंशुल जी, लेकिन चुनाव के 4 दिन पहले अगर किसी नेता की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिलता है। नहीं, बेशक मिलता है, और मैं यह समझता हूं कि हर एक व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश होती है। किसी की भी हत्या हो, चाहे वो नेता की हो, चाहे कार्यकर्ता की हो, चाहे आम जनमानस की हो, हत्या तो हत्या होती है, क्योंकि वो हत्या का दर्द हम समझते हैं, क्योंकि हमारे शीर्ष के नेताओं की हत्या पर्याप्त रूप से हुई है, वो दर्द हम समझते हैं। लेकिन हम यह कहते हैं कि किसी भी व्यवस्था में एक बेहतर की गुंजाइश होती है। अभी हमारे पास 88% तक की कमी आई है, आने वाले वक्त में 100% तक की कमी आएगी। भूतो न भविष्यति, छत्तीसगढ़ को एक बहुत उम्दा तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाएगा, जैसे अभी
नक्सल और माइंस के नाम से जाना जाता था, अब उसकी संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मोहतरमा, चलिए गंगेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा था 2013 में जब झीरम घाटी कांड हुआ था, उसके बाद जो ग्राफ है वो बीजेपी का गिरता गया बस्तर में। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार जो लगातार बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, 9 महीने में 7 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है और चुनाव के 4 दिन पहले भी इसी तरह की घटना हमने देखी, वारदात को अंजाम दिया गया, क्या लगता है कि इसकी सहानुभूति कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकती है? देखिए, जो भी घटना हुई वाकई बहुत दुखद है और ये आज की बात नहीं है। हर चुनाव में नक्सली इस बात का विरोध करते हैं। लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव की जो व्यवस्था है, उसको लेकर वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बार इन लोगों ने सब जगह पर्चियां फेंकी और इवन आज कल एक जो हत्या हुई वो, उसके अलावा कुछ दिन पहले और राजनांदगांव क्षेत्र में एक हत्या हुई, वो भी बदकिस्मती से एक भाजपा की कार्यकर्ता की थी। तो ये बेहद दुखद घटना है। तो लेकिन इन सब से सहानुभूति तो निश्चित तौर पर मिलेगी और मेरा कहना यह है कि इस तरह की घटनाओं को दोनों ही पार्टियों को मुकाबला करना है। ऐसी घटनाओं से नक्सली किसी के सगे नहीं है, सही मायने में वो दोनों ही पार्टियों के दुश्मन है, लोकतंत्र के दुश्मन है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दुश्मन है। वो कहते हैं कि वोटिंग ही मत कर। वोटिंग कैसे नहीं होगी भाई? लोकतंत्र का आधार ही वोटिंग है। हम अपने बीच से ही भाई, हमारे बीच से तो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं ना। जो विधायक बनते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो तो हमारे आपके बीच से ही निकल के जाते हैं और एक प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है कि उसका सही तरीके से अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग हो। तो उसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि किसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है, किसको नहीं पसंद किया जा रहा है। जनता का उसमें स्पष्ट मत आता है और जनता के मत को बाधित करना है, इसका मतलब वो जो भी संस्था है वो इस देश में तो अलाउ नहीं। हमारे संविधान के खिलाफ वो बातें हैं जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो इसको दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी गंगेश जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे जो चुनाव के वोटिंग परसेंटेज होते हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो चुनाव के 4 दिन पहले अगर किसी नेता की हत्या होती तो दहशत का जो माहौल है उस इलाके में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आसपास के इलाकों में भी इसका इम्पैक्ट होता है। और वहीं अगर हम बात करें आज नारायणपुर की, तो यहाँ पर भी आज नक्सलियों द्वारा पर्चे फेंके गए हैं, चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया। कहीं ना कहीं इससे भी ग्रामीण डरे हुए हैं। क्या लगता है इससे क्या वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर देखने को मिलेगा? मैं तो बता रहा हूँ, बस्तर क्षेत्र की जनता को मैं सलाम करता हूँ कि वो लोग कम से कम शहरी क्षेत्रों से ज्यादा वोटिंग करते हैं। मतलब जान हथेली पे लेके जाके वोट डालना, मैं तो ऐसी जनता को सलाम करता हूँ। मैं तो उन लोगों की को क्रिटिसाइज से करता हूँ जो हमारे रायपुर शहर में रहते हैं, यहाँ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको कोई खतरा नहीं है और वो पढ़े लिखे लोग हैं, सारी समझदारी है और उसके बावजूद लोग मतदान केंद्र तक नहीं जाते हैं। बार बार उनको समझाना पड़ता है। राजनीतिक दल के लोग कितना प्रयास करते हैं, हम लोग घूम घूम के शहर में देख रहे हैं। बस्तियों में आसानी से बैठ के होती है, किसी कॉलोनी में जाइए, किसी रेसिडेंशियल कॉलोनी में जाइए, वो लोग बैठ के बात सुनने को तैयार नहीं किसी पार्टी का। तो मुझे लगता है बस्तर में ठीक है, ये तो निश्चित तौर पर नुकसान तो है, कहीं ना कहीं दहशत है, लेकिन मैं ये देखा हूं कि इस दहशत के बीच भी 80% तक मतदान हो रहा है बस्तर में। तो वहां की जनता को सलाम करने के लायक। और जिस जगह पे वाकई में सुरक्षा की, जहाँ पे सुरक्षा नहीं है, वहां तो देखिए, वहां पे जब सरकार भी नहीं पहुंच पा रही है, सरकार की सुरक्षा नहीं कर पा रही, उसके बावजूद भी 10 से 20% मतदान हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनका जज्बा है वहां की जनता का, जो इतना खतरा उठा के भी 60 अभी तो हमने सुना कि एक मतदान के अंदर 90 किलोमीटर दूर बना दिया है जो निर्वाचन आयोग सुरक्षा कारण से, क्योंकि दल ही जाने को तैयार नहीं था। और दल में कौन लोग हैं? हमारे आपके शहरी क्षेत्र से पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग ही उस दल में शामिल हैं। वो उस जगह पे जाके मतदान कराने को तैयार नहीं, लेकिन उतने दूर से आकर मतदान होगा। अभी देखिएगा आप सुकमा क्षेत्र में भी वहां के लोगों ने विरोध किया जो शिफ्ट हुए मतदान केंद्र, बीजापुर में करीब तो इसी तरह से मतदान के शिफ्ट हुए। तो जो विरोध आ रहा है उससे ये समझ में आता है कि आदिवासी लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं और चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां बहाल हो, और इसका असर तो होगा। खैर बहुत सारे लोगों में दहशत होगी, डर होगी, उसके बावजूद वो मतदान करना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 20 सीटों में से 19 सीटें जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस के हाथ आई थी, लेकिन इस बार कई चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। आदिवासियों को लेकर जो किसान नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी नाराजगी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धर्मांतरण का मुद्दा काफी ज्यादा देखने को मिला, जिसके चलते जो नाराजगी देखने को मिली और बीजेपी ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन 9 महीने में जिस तरह से 7 नेताओं की हत्या की गई है, अब देखने वाली बात होगी इसकी सहानुभूति के तौर पर कहीं बीजेपी को इसका
फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। कम वक्त काफी ज्यादा बचा हुआ है, कल पहले चरण का मतदान है और जो वोटिंग प्रतिशत है वो देखना होगा कितना ज्यादा बढ़ा है, कितना ज्यादा कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह से नेता की हत्या की गई है उस एरिया में, उस इलाके में, उसके आसपास के इलाकों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और लगातार जो नक्सली हैं वो बहिष्कार का ऐलान लगातार कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर जो मतदान है वो अपना मत का प्रयोग कैसे करे, क्योंकि अभी भी सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए चुनाव के एक दिन पहले वो नहीं मिल पा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।